अस्सलाम वालेकुम। तो 8.2 इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे सवाल होंगे, टाइम कोड होगा डिस्क्रिप्शन में। अब ये सवाल बहुत आसान है। मैं इन सवालों के अंदर ही जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। वो सारी बातें आपकी थ्योरी में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ क्वेश्चन के साथ हो जाएगी वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब जिस सवाल में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होगा वो मैं आपको समझा भी दूंगा, बुक से आपको मार्किंग भी लगवा दूंगा कि वो बुक में कहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो थ्योरी में इंशाल्लाह उसे हम एंड पे देख लेंगे। और रही बात इसके नोट्सों की, इंशाल्लाह आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो जैसे ये कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएंगे। तो अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, यानी कि इस तस्वीर के अंदर, इफ मैयर साइड पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये वाली साइड किसके बराबर है? क्यू आर के। मतलब ये वाली साइड क्यू आर के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये बता दिया उन्होंने। और आर एस और एस टी ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ये भी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। मतलब ये चारों आपस में बराबर है। उसी चीज को उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। एंड और ये जो मैयर एंगल है, कौन सा एंगल? पी ओ टी। ये रहा पी, ये रहा ओ और ये रहा टी। तो पी ओ टी इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री था, वो भी उन्होंने बता दिया। आपने क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, ये वाला, आपने ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम उस चीज को एक बार लिख देते हैं कि उन्होंने हमें बता दिया कि ये चारों साइडें आपस में बराबर है। पी क्यू बराबर है क्यू आर के और आर एस के और देन एस टी के। ये चारों की चारों साइडें आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर हमारा एक मैथ का थ्योरम है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। मैं वो पहले समझा देता हूँ, क्या फिर बुक से उसकी निशान भी लगा देता हूँ। देखिए थ्योरम हमें ये कहता है कि मान लें आपके पास कोई सर्कल है, ये सर्कल हो गया, यहाँ पर एक आर्क है, सॉरी यहाँ पर एक कोड है ये। ठीक है, एक बिल्कुल इसी साइज की एक और कोड मौजूद है, बराबर है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो होगा ये कि सेंटर पे, सर्कल के सेंटर के साथ दोनों का जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। मतलब अगर मैं इसको मिला दूं इसके सेंटर के साथ, इस आर्क को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो, इसको मिला दिया इसके साथ, तो यहाँ पर एंगल बनेगा कोई ना कोई। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली कोर को भी, इस वाली कोड को भी मिला देता हूँ, तो इसका जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो कोड्स इक्वल हैं तो उनके वजह से जो एंगल बनेगा मरकज पर या सेंटर पर वो भी इक्वल होगा। तो अगर कोड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। ये आपका थ्योरम है। अब ये बुक में कहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पेज नंबर 152 पर आपका ये मौजूद है थ्योरम कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल की जो इक्वल कोड्स होती हैं, सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, वो सेंटर के ऊपर एंगल भी सेम इक्वल ही बनाती है। जो एंगल पहले वाली कोड का होगा वही एंगल दूसरे वाली कोड का भी होगा। जैसा कि उसने यहाँ पर भी बता दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की वजह से जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये आपका थ्योरम है, बुक में लिखा हुआ है। बिल्कुल यही चीज हमने अपने क्वेश्चन में यूज करनी है, तो इसी को मैंने वहां पे भी लिख दिया इस तरीके से कि सिंस, जैसा कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल की इक्वल कोड्स क्या करती हैं? सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स बनाती है। अब इसको यहाँ पर देखें जरा। जैसे कि पहली आपके पास जो कोड थी वो पी से क्यू थी, तो पी और क्यू कौन सा एंगल बना रहे होंगे? यहाँ पर इसको अगर मिलाते हैं तो ये वो एंगल है जो पी और क्यू बना रहे हैं। इसी तरीके से क्यू और आर जो एंगल बना रहे हैं वो ये वाला एंगल है। इसी तरीके से आर और एस, आर और एस का एंगल कैसे बनेगा? यहाँ से हमें लाइन मिलानी पड़ेगी, उसने नहीं मिलाई, हमें मिलानी पड़ेगी। अब आर और एस जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल आपका ये वाला होगा। अब ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये सारी कोड्स भी आपस में क्या थी? बराबर थी। तो इसलिए इनकी वजह से जो एंगल बनेगा वो भी आपस में बराबर होगा। इसी चीज को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं, जैसे कि एंगल, कौन सा एंगल? पहले वाला पी ओ क्यू, ये रहा P, ये रहा O और ये रहा Q। ये वाला एंगल POQ ये किसके बराबर होगा? दूसरे वाला एंगल QOR के, इसके बराबर हो गया। और ये किसके बराबर होगा? नेक्स्ट एंगल ROS के।
और ये वाला एंगल आगे वाले एंगल के बराबर होगा SOT। ये चारों के चारों आपस में बराबर होंगे, तो ये बराबर है जी SOT के। अब ये चूंकि चारों आपस में बराबर है तो इसको मैं किसी एक वैल्यू या किसी एक चीज से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये सारे एंगल जो है उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ कि सारे एंगल्स क्या है, थीटा के बराबर है। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बना वो भी थीटा है, यहाँ पे बनने वाला भी थीटा है, यहाँ पे बनेगा वो भी थीटा होगा, और यहाँ वाला भी थीटा ही होगा। अब आपको ये जो x नजर आ रहा है ना, बेसिकली x जो है एंगल वो इन दोनों के दरमियान था, मतलब t से लेकर r तक था, और हम जिस थीटा की बात कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ t और s के दरमियान वाला एंगल है, ये वाला। ठीक है, और चलें, अब ये बातें हमने कर ली। अब चूंकि ये सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं, और अगर आप गौर करें, मैं अगर इनको थोड़ा रेज कर दूं आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में। अगर आप देखें कि मैं यहाँ से अगर शुरू करता हूँ, यहाँ से घूमता हूँ, इधर आ जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ, तो वापस में घूम के इधर आ जाऊंगा, तो टोटल एक कंप्लीट सर्कल हो गया ना। और एक कंप्लीट सर्कल में टोटल एंगल कितने होते हैं, 360 होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज करना है, पहले लिख देते हैं, द सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल्स फॉर्मिंग अ फुल सर्कल। कि अगर मैं सारे एंगल्स को जमा करता हूं तो क्या बन जाता है, कंप्लीट सर्कल बन जाता है। अब इन सारे एंगल्स को जमा कर लेते हैं, हम जमा करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, और सर्कल के एंगल क्या होते हैं, 360 के बराबर होते हैं। तो लिहाजा ये सारे एंगल जमा करेंगे 360 के बराबर आएगा। अब उसी चीज को हम लिख रहे हैं कि जैसा पहला एंगल था मेरे पास POQ, इसको दोबारा से मैं यहाँ पे बनाता हूँ, साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ लिखते जाते हैं। जैसा कि पहला हमारे पास एंगल बन रहा था ये वाला P, ये O और ये Q, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि पहला एंगल जो है POQ। अगर मैं इसमें जमा करता हूँ दूसरे वाला एंगल, कौन सा, QOR, इनके दरमियान बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, अगर पहला वाला एंगल जमा किया किसके अंदर, दूसरे वाला एंगल, वो कौन सा, QOR। तो पहला एंगल जमा दूसरा एंगल QOR जमा तीसरा एंगल ये वाला जो इनके दरमियान बनेगा, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, ये क्या था, ROS। तो पहला एंगल दूसरा एंगल जमा ROS, और देन नेक्स्ट एंगल क्या था, SOT, ये वाला SOT जमा नेक्स्ट एंगल SOT, और ये वाला एंगल भी ऐड हो गया। ठीक है, अब आगे वाला एंगल रह गया ये वाला, और इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है हमारे पास, TOP। ठीक है, तो TOP यहाँ पे आ जाएगा एंगल TOP। मैं सारे एंगल जमा करता हूँ तो टोटल सर्कल बन जाता है, और सर्कल के अंदर एंगल कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो इन सबको जमा करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि सर्कल में इतने ही एंगल होते हैं। अब जैसा कि एक चीज हम ऊपर बता चुके हैं पहले कि ये सारे एंगल जो है वो किसके बराबर है, थीटा के इक्वल है। क्लियर, मतलब हर एक को थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने। तो इस एंगल की जगह भी थीटा लिख देंगे हम, प्लस इसकी जगह भी थीटा आ जाएगा, इसकी जगह भी थीटा, इसकी जगह भी थीटा, ये सारे थीटा के बराबर थे, तो हर एक की जगह पे थीटा आ गया। अब जो मैयर एंगल TOP है ना, इसकी वैल्यू उसने दी हुई है, अगर आप देखें TO और P, इसकी वैल्यू थी 70 डिग्री, तो लिहाजा इसकी जगह पर क्या आएगा, 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये चार थीटा जमा हो गए 4 थीटा हो जाएंगे आपके पास, और प्लस 70 डिग्री, बाकी 360 भी एज इट इज। ये 70 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस, 360 में से 70 डिग्री माइनस हो गया, यहाँ बच गया 4 थीटा, और इनको माइनस करेंगे तो 290 बच जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 290 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, इनको आप डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपके पास थीटा का जवाब आ जाएगा 72.5 डिग्री। अब ये जो थीटा है ना, ये बेसिकली हमें पता चल गया कि एक एंगल की क्या वैल्यू है। ठीक है, हमने मतलब ये भी 72.5 होगा, ये भी और ये भी, तो इन चारों की हमें वैल्यूज पता चल चुकी हैं। अब हम इनको इस्तेमाल करके ये जो हमारा एक्स वाला एंगल था ना, अब ये मैं मालूम कर सकता हूँ। मैं बाकी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ एक्स पे फोकस रखते हैं हम। अब आते हैं मेन काम पे, एक्स पे। हमें बेसिकली कौन सा एंगल मालूम करना था, एक्स वाला। अगर आप गौर करें ना, एक्स वाला एंगल जो है ये दो एंगल्स को मिला के बन रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इन दोनों को जमा करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। इसी चीज को अब हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि नाउ एक्स जो है वो किसके बराबर है, इन दो एंगल्स के। एक्स किसके बराबर है, इन दो एंगल्स की। कौन से दो एंगल, पहला एंगल है ROS
और देन SOT। तो थीटा किसके बराबर है, ROS प्लस SOT। अब इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है, जैसे ROS हमने क्या कहा था किसके बराबर है, ROS ये भी थीटा के बराबर था ना, सिर्फ इतने इतने हिस्से के अंदर जो एंगल है ना वो थीटा है, तो ये भी थीटा था एंगल और ये भी थीटा था। नहीं तो हमने यहाँ पर भी बताया हुआ है कि ROS और SOT ये थीटा के बराबर है, तो लिहाजा इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इनकी जगह पे थीटा लिख देता हूँ, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 72.5, तो वो मैंने लिख दी 72.5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 145 डिग्री आ गया। यही वो आपका एंगल था जो हम मालूम करना चाह रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आप एक बार इसे जुबानी ही कर लें समझ के, तो आपके लिए आने वाले जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाएंगे। तो हमें मालूम तो एक्स ही करना था, लेकिन उसके लिए हमने एक ट्रिक इस्तेमाल की कि हमने पहले ना हर एक का एंगल मालूम कर लिया, ये भी एंगल और ये भी एंगल। उसका फायदा ये हुआ कि हमें पता चल गया इन दोनों को जमा करेंगे तो वो एक्स के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने फिर एंगल थीटा मालूम करने के लिए सारा काम किया था। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हुआ इसका। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, इस तस्वीर के अंदर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपने इसके अंदर से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले एक्स की बात करें ना तो वो देखिए एक एंगल है, और वाई की बात करें तो ये रहा आपका वाई जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं जी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो जो चीज़ अगर आप डायग्राम से देखें तो आपको नजर आ रही है कि ये तीन लाइनें आपस में बराबर हैं। इन तीन लाइनों की बात कर रहा हूँ, ए से बी वाली लाइन, बी से सी वाली लाइन और सी से डी वाली लाइन। अब मुझे कैसे पता बराबर है, ये जो बीच में ये छोटी सी लाइन लगा देते हैं ना ये लाइनों के बीच में, इसका मतलब होता है कि ये आपस में इक्वल है, इनकी लेंथ आपस में बराबर है, इसलिए मुझे ये चीज़ पता चल गई डायग्राम को देख के। अब इसी चीज़ को मैं यूज़ करूँगा, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो उसने साइड दी हुई थी, जो ये कोड्स है ना बेसिकली, मैं ये साइड ए बी किसके बराबर है, बी सी के, और आगे से बी सी और सी डी भी आपस में बराबर है, तो ये तीनों की तीनों आपस में बराबर है। ये चीज़ तो गिवन थी हमें। अब यहाँ पर हम वही थ्योरम यूज़ करेंगे जो इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में किया, कि अगर हमारे पास कोड्स बराबर हो जाएं तो कोड्स के सामने बनने वाला जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। जैसे कि इस कोड के सामने जो एंगल बन रहा है ये वाला इतना 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 इतना, बस इतना इतना, ये जो 154 है ना ये पूरा एंगल है, हमें सिर्फ इस कोड के सामने वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल थीटा कहते हैं इसे। इसी तरीके से बी और सी के सामने जो एंगल बन रहा है ये वाला सिर्फ इतना इतना, ये वाला एंगल, इसे भी थीटा कह लें। और सी और डी के सामने जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि तीनों की कोड्स इक्वल हैं। ये हमारा थ्योरम था, इससे पहले हम बता चुके हैं आपको, इसी को ही हमने यहाँ पे यूज करना है। कि सीन से जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि किसी सर्कल की इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल ही बनाती हैं। तो ये चीज़ हमें पता है। अब इस चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैथमेटिकल वे में लिख देते हैं कि तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। अब कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल वे में, जैसे पहला एंगल है ए ओ बी, तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, दूसरा एंगल बी ओ सी के, बी ओ सी के, और ये तीसरा एंगल जो था सी ओ डी उसके बराबर है। अब तीनों एंगल बराबर है, उसको मैंने सिंपल थीटा लिख दिया कि इनको थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब चूंकि पहले हम x की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x है क्या था, ये वाली वैल्यू थी, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, बाकी चीज़ें यहाँ से रिमूव करता हूँ। x बेसिकली क्या था, हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। हम इसे बड़ी आसानी से मालूम कर लें, अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल कितना है, तो जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर एंगल होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब पहले तो मैं यही काम करूंगा, मैं मालूम कर लेता हूँ कि इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे ये जो एंगल बन रहे हैं ना ये कितने एंगल होंगे। पहले तो इनको मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी एंगल ए ओ बी, अगर मैं इसको जमा करता हूँ ए ओ बी को किसके अंदर जमा करता हूँ, बी ओ सी के अंदर, मतलब मैं अगर इन दोनों एंगल्स को जमा कर लेता हूँ
तो क्या होगा, इन दोनों एंगल्स को जमा कर लेता हूँ तो उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 154 डिग्री, तो 154 डिग्री के बराबर होगा। अब इसी चीज को हम लिख रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल था, एंगल ए ओ बी, इसके अंदर मैं जमा करता हूँ बी ओ सी, आगे वाला एंगल बी ओ सी, तो दोनों एंगल्स को जमा करेंगे जवाब क्या आएगा 154। ये उसने खुद दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल एंगल है ना वो है 154। और टोटल एंगल कैसे बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जमा करके, ए ओ बी और बी ओ सी दोनों को जमा करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 154 डिग्री के बराबर आ जाएगा। उसी चीज को हमने लिख दिया कि दोनों एंगल्स को जमा किया 154 के बराबर है। अब जैसे कि हम यहाँ पे बता चुके हैं कि ये सारे के सारे एंगल्स को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर दें तो इसकी जगह पे भी थीटा आ जाएगा, इसकी जगह पर भी हमने थीटा लिख दिया और 154 एज इट इज। दोनों को जमा किया 2 थीटा हो गया और यहाँ पे ये भी एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे बच गया सिंपल थीटा। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 77 डिग्री आ जाएगा। आपको पता चल गया कि आपका थीटा कितना है, मतलब आपको ये चीज पता चल चुकी है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा था थीटा वो कितना है, जो यहाँ पे बन रहा था वो कितना है। अब जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर थे। ये देखे ना, हमने बताया हुआ है कि सी ओ डी भी किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो मतलब एक्स भी वही वाला एंगल है तो एक्स भी उतना ही होगा जितना आपका थीटा है। अब इसी बात को लिख देते हैं, इसी बात को अब हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं। नाउ जैसा कि हमारे पास जो एंगल x है वो किसके बराबर है, एंगल x किसके बराबर था, फिर से देख लें COD के बराबर था। तो वही चीज हमने लिख दी, x किसके बराबर है, एंगल COD के। और COD को भी थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है और थीटा कितना आ गया हमारा 77 डिग्री, तो इसकी जगह 77 आ गया। इस तरीके से देखिए आपने फाइंड आउट कर ली x की वैल्यू। अब बारी है हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट करने की, तो इसको जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये एक वैल्यू आ गई x की। अब उन्होंने कहा हुआ था कि x की तो करनी है, वो हमने कर ली। अब ये बाहर जो y वाली वैल्यू ना, अब हमने ये कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमने उसी के मुताबिक लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करने से। तो उसके लिए जो थ्योरम इस्तेमाल होना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये थ्योरम बुक में कहाँ पे मैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो कहता है इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर किसी सर्कल की दो कोड्स आपस में कंग्रेंट है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क आर कंग्रेंट। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपके पास ये सर्कल है, इससे पहले आपने पढ़ा था अगर आपके पास ये कोड है और एक ये कोड है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों की वजह से जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये वाला एंगल और इसकी वजह से जो एंगल बना ये वाला, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। पहले आपने ये पढ़ा था। अब हम ये बात कर रहे हैं कि एंगल तो होते ही होते हैं बराबर, ठीक है आपकी बात, लेकिन एक और चीज भी बराबर होती है कि दोनों की वजह से जो आर्क बनती है, मतलब इस कोड की वजह से जो आर्क बनी ये वाली आर्क, और इस कोड की वजह से जो आर्क बनी ये वाली, ये जो आर्क बनती है ना ये भी आपस में बराबर होती है। अगर आपकी कोड बराबर है तो कोड के सामने वाला एंगल भी बराबर है और कोड की वजह से बनने वाली जो आर्क है वो भी आपस में बराबर होंगी। तो ये आपका थ्योरम है। अब ये बुक में कहाँ पे लिखा है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो पेज नंबर 151 है और उसका थ्योरम है जी 8.1.7। इसमें वो कहता है इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर किसी सर्कल की दो कोड्स कंग्रेंट है, बराबर है मैग्नीट्यूड में, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क आर कंग्रेंट, तो फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क होती हैं, चाहे वो माइनर आर्क हो चाहे मेजर आर्क हो, वो आपस में भी बराबर होंगी। सेम यही बात हमने यूज की है यहाँ पर भी इस तरीके से कि अगर दो कोड्स आपस में कंग्रेंट है तो उनके सामने वाली आर्क भी आपस में बराबर होंगी। अब इसका मकसद क्या था, देखिए अब डायग्राम को देखना पड़ेगा हमें। डायग्राम को जरा अब एंगल का काम नहीं करना तो ये इसे रिमूव करते हैं, बार के मुताबिक इसको डील करेंगे हम। जैसा कि मेरे पास एक ये कोड है, इसके सामने जो आर्क बन रही है वो ये वाली है। उसी तरीके से मेरे पास जो नेक्स्ट कोड थी वो ये वाली थी और इसके सामने जो आर्क बन रही है वो ये वाली है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास कोड थी वो ये वाली थी और इसकी वजह से जो आर्क बन रही है वो ये वाली है। तो अब चूंकि तीनों की तीनों कोड्स आपस में बराबर हैं तो उनके सामने वाली जो आर्क बन रही है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सिंपल। इसी चीज को हम कह रहे हैं कि ये जो आर्क है ना ए से लेकर बी तक, ए से बी तक, ये किसके बराबर होनी चाहिए,
बी से लेकर सी तक, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, सी से लेकर डी तक। ठीक है, ये आर्क की बात कर रहा हूँ मैं, कोड की बात नहीं कर रहा, ये बाहर वाली जो आर्क है ना इनकी बात कर रहा हूँ। जब हम आर्क लिखते हैं ना तो इसके ऊपर यूं ऐसे गोल सा आर्क का निशान भी बना देते हैं। अगर सीधी लाइन लगा देना तो उसका मतलब होता है कि वो लाइन है, लाइन फिर वो कोड की बात हो जाएगी। हमें इस तरह की आर्क वाली जो सिंबल है वो लगाना है ताकि पता रहे हम आर्क की बात कर रहे हैं। अब इन्हीं बातों को हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मेरे पास जो आर्क ए बी है वो किसके बराबर होगी, आर्क बी सी के, और वो किसके बराबर होगी, आर्क सी डी के। तीनों की तीनों आर्कें आपस में बराबर हैं। अब एक आर्क की उसने वैल्यू दे दी हुई है ना आपको, एक आर्क कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ए से लेकर बी तक कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो आगे वाली दोनों भी क्या होंगी, 3 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि आपस में तीनों बराबर हैं। अब इसी वजह से हम बाकी वैल्यूज भी मालूम कर लेंगे। तो जैसा कि हमें उसने बताया हुआ है कि जो हमारे पास ए बी वाली आर्क है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों भी 3 सेंटीमीटर होंगे क्योंकि ये आपस में बराबर है। इसी के लिए इसी वजह से हमने लिख दिया यहाँ पर कि बी सी जो है वो भी 3 सेंटीमीटर होगा, और सी और डी जो है वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये सारी आर्कें भी आपस में 3 सेंटीमीटर होंगी। चलें, ये चीज़ तो पता चल गई कि सारी आर्कों की लेंथ क्या है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट काम। अब ये तो पता चल गया कि तीनों की तीनों क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो y है, अगर आप y को गौर करें, y कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रहा है, y बन रहा है इन दोनों को जमा करके, b से लेकर c तक और c से लेकर d तक, इन दोनों को जमा करूंगा तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अगर आप देखें ना y कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इस दौरान कौन सी आर के बीच में आ रही है, एक ये वाली आ रही है C से लेकर D तक, और एक ये वाली आ रही है B से लेकर C तक। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिहाजा कि हमारे पास जो y है वो किसके बराबर है, BC जमा CD के, इन दोनों आर्क के बराबर है y। अब इन दोनों की वैल्यूज पता है हमें, 3 सेंटीमीटर है तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज हमने लिख दी 3 दोनों को जमा किया तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से आपने y की भी वैल्यू मालूम कर लीजिए, वो है 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ चुका होगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चीज़ें बड़ी सिंपल है, डायग्राम से सारा लॉजिक बन जाता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप एक बार भी ज़ुबानी कर लेंगे ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर सिर्फ देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो आसान लगेंगे आपको, लेकिन परमानेंट तौर पर ये आपको कभी भी समझ नहीं आएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ जी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर इन द गिवन फिगर सच डैट। आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें एक्स ये है और वाई आपके पास ये मौजूद है, आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और एक चीज उन्होंने आपको बता दिया है कि ए बी और बी डी, ये जो बताई है ना, ये आर्क की बात कर रहा है, मतलब ए से लेकर अगर आप बी तक जाएं, ये वाली आर्क आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि आर्क के ऊपर ये वाला सिंबल होता है। ये वाली आर्क किसके बराबर है, ये बराबर है आगे वाली बी और डी वाली, बी डी के बराबर है, यानी कि बी से लेकर डी तक वाली जो आर्क है ना, ये उसके बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये चीज उन्होंने आपको बता दिया और इतना ही काफी है इन चीजों को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जैसा कि उन्होंने मुझे बता दिया कि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। और जी जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई है वो ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है, उसी चीज़ को हमने लिख दिया जी, ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पर एक थ्योरम हम यूज करेंगे। थ्योरम ये कहता है कि अगर दो आर्क आपस में बराबर है ना, तो उनके सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। मतलब इन दोनों आर्क के सामने वाला, इसके सामने वाला एंगल ये वाला, और इस पूरी आर्क के सामने वाला जो टोटल एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। ये हमारा थ्योरम है। अब ये थ्योरम बुक में कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थ्योरम के मुताबिक इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कोड्स के वाले से था, लेकिन यहाँ पे आर्क आएगा कि इक्वल आर्क, हम आर्क की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास आर्क भी इक्वल है तो वो भी क्या करती हैं, एंगल बराबर ही बनाती है। आर्क इक्वल हो जाए वो भी, और अगर कोड इक्वल हो जाए वो भी, आपका जो एंगल बनता है सेंटर पर वो बिल्कुल बराबर बनता है। तो अभी के केस में आर्क थी, तो आर्क के हवाले से बात करेंगे कि अगर दोनों आर्क बराबर हो
तो दोनों के आर्क के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। अब ये बुक में थ्योरम कहाँ पे मौजूद है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। बुक के अंदर ना दो अलग अलग थ्योरम है, दोनों को मिला के आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं जो हमने यूज किया। देखें जैसे पहला थ्योरम लिखा है कि अगर दो आर्क सर्कल के बराबर है तो उनके सामने वाली जो कोड्स हैं वो भी बराबर होंगी। ठीक है, मतलब कि ये वाली जो कोड थी वो ये जो आर्क थी ये वाली ए से बी, ये वाली आर्क बराबर होगी ये दोनों, तो इनके सामने वाली जो कोड्स हैं वो भी बराबर होगी। ये एक बात होगी। फिर अगले थ्योरम में वो ये बात करता है कि अगर आपके पास दो कोड्स बराबर हैं तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आर्क बराबर होगी तो कोड भी बराबर होगी, और अगर दोनों कोड्स आपस में बराबर हैं तो दोनों वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। और अब इसको इनडायरेक्टली यूं भी कहा जा सकता है कि अगर आपकी आर्क आपस में बराबर हो चुकी हैं तो उनके आर्क के सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमने ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिया कि दोनों आर्क बराबर हैं, दोनों के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अब इन एंगल्स को लिख भी लेते हैं। जैसे कि पहले वाली आर्क थी ए बी, इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बनेगा, ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, ए ओ बी। तो इस चीज को हम यहाँ पे यूं लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है ए ओ बी वो जो है वो किसके बराबर होगा, कौन से एंगल के, बी ओ डी के। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए ओ बी की जो वैल्यू थी वो थी 80 डिग्री, तो इसकी जगह पे आ गया 80 डिग्री। और बी ओ डी, अब देखें ना बी ओ डी ये सारा एंगल, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बी ओ डी, बी ओ और डी, ये सारा एंगल है। अब ये टोटल एंगल दो चीजों को मिला के बन रहा है, एक्स को और 52 को। इन दोनों को जमा करूंगा तो फिर मेरे पास ये टोटल एंगल आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो बी और डी वाला एंगल है ये दो चीजों को जमा करके आ रहा है एक्स प्लस 52। तो मैं यूं लिख देता हूँ एक्स प्लस 52 डिग्री। अब यहाँ से 52 डिग्री इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 80 में से माइनस हो गया 52 डिग्री, यहाँ बच गया सिंपल एक्स हमारे पास। इन दोनों को माइनस किया हमने तो 28 बचा, यहाँ पे x आ गया। तो देखें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपने कर ली। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं y की वैल्यू के ऊपर। y की वैल्यू है कहाँ पे थी, ये थी, ये बाहर मौजूद है y। अब यहाँ पे आते हैं। तो जैसा कि उन्होंने एक चीज हमें गिवन दी हुई थी ये वाली आर्क, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ फाइंड दी वैल्यू ऑफ y, और जो चीज गिवन थी मैंने उसी को ही लिख दिया। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ए और बी, देखें ए और बी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया इसकी जगह पर 6 आ गया, इसकी जगह पर आ गया 6 बराबर। बी और डी की बात की जाए तो बी डी, अगर मैं बी डी की बात करूं तो ये भी दो चीजों को मिलाकर बन रही है। यहां से लेकर पहले यहां तक, मैं कलर चेंज करता हूं, बी से डी ये पूरी लाइन है, बी से डी ये पूरी लाइन है, लेकिन इसके दो टोटे किए हुए हैं रास्ते में, पहले बी से लेकर सी तक और फिर सी से लेकर डी तक। तो मैं यानी कि बी और सी इसमें जमा कर दूंगा सी और डी को, तो मेरे पास टोटल लाइन आ जाएगी बी से लेकर डी तक। इसी चीज को मैं अब लिख देता हूँ कि बी डी की जो वैल्यू है बी से लेकर डी तक जो वैल्यू है वो दो वैल्यूज को जमा करके आएगी, 2 को और y को जमा करके आएगी। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि बी डी कैसे आएगा, 2 प्लस वाई। यहाँ से 2 इधर आ गया माइनस हो जाएगा, 6 में से इधर बच गया हमारे पास सिर्फ y, इनको माइनस किया तो 4 आ गया, इधर आ गया y। तो इस तरीके से आपने देखे y की वैल्यू भी मालूम कर ली। अब 4 के साथ सेंटीमीटर लगाना है क्योंकि x की वैल्यू जो थी वो भी सेंटीमीटर में थी, ये मतलब x की वैल्यू नहीं, ये जो बाकी आर के हैं वो सेंटीमीटर में ली गई हैं, तो इसलिए इसके साथ भी सेंटीमीटर आएगा। तो इसी के साथ आपका ये थ्योरम कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, टू कंग्रेंट आर्क इन अ सर्कुलर ट्रैक सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच एट दी सेंटर। कि आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है और दो दरमियान में आपके पास कोड्स मौजूद हैं। ठीक है, टू कंग्रेंट आर्क, बल्कि आर्क मौजूद है दो। मतलब उसका ये है, कुछ इस तरीके से आप समझे। मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, एक आपने आर्क ले ली ये वाली, कुछ इस तरीके से, एक आपके पास ये वाली आर्क है और एक आपके पास ये वाली आर्क है, और ये दोनों आर्क आपस में कंग्रेंट है, मतलब के बराबर है।
तो मैं इन दोनों के किनारों को मिला दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, कोड्स आ जाएंगी, एक ये वाली कोड आ जाएगी और एक ये वाली कोड आ जाएगी। और आगे वो कहते हैं ना सर्कुलर ट्रैक सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री ईच एट द सेंटर, और दोनों का जो सेंटर के साथ एंगल बन रहा है वो भी क्या है, 60 डिग्री है। मतलब अगर मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ से मिलाता हूँ तो ये एंगल 60 डिग्री है। और इसी तरीके से अगर मैं इस वाली आर्क के दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ सेंटर के साथ तो ये भी एंगल 60 डिग्री है। ये वो बात कर रहा है कि एंगल जो है दोनों का बराबर बन रहा है 60 डिग्री। अब आगे क्या करें हम, आगे वो कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ वन कोड ऑफ द सर्कल, अगर सर्कल की जो ए कोड है उसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 10 मीटर। तो आपने क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर कोड, आपने बताना है कि ये जो दूसरी कोड है इसकी लेंथ क्या होगी। एक की लेंथ दे दी है, दूसरी की लेंथ आपने बतानी है। तो काम शुरू करते हैं। मैं वैसे आपको यहीं पे थोड़ा सा बता दूं, हम ये थ्योरम मौजूद है कि अगर एक कोड बराबर है, जैसे कि ये वाली रेड वाली और ये ब्लू वाली दोनों कोड्स आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं तो दोनों की वजह से जो, बल्कि ये आर्क है, रेड वाली और ब्लू वाली ये दोनों आर्क है। अब दोनों आर्क अगर बराबर है तो इनकी वजह से जो कोड्स बन रही हैं, जैसे कि ये वाली कोड और ये वाली कोड्स, अगर आर्क बराबर हो जाए तो कोड्स भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये थ्योरम मौजूद है आपकी बुक में, मैं दिखा देता हूँ बुक से भी, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पे मैंने लिखना है तो बुक से भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसा कि उसने बता दिया कि टू आर्क आर कंग्रेंट, उसने खुद बताया ना कि दोनों आर्क आपस में क्या है, कंग्रेंट है, ये शुरू में लिखा हुआ है। तो और दोनों का जो एंगल बन रहा है सेंटर पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री। वो जो उसने बात बताई थी वही अभी हमने लिख लिया है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं ये थ्योरम है हमारा कि इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर किसी सर्कल की दो आर्क आपस में बराबर हो जाए, जैसे कि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क ये दोनों आपस में बराबर है, देन द कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल, तो इनकी वजह से बनने वाली जो कोड्स हैं, जैसे इसकी ये वाली कोड थी और इसकी ये वाली कोड थी, ये भी आपस में क्या होंगी, कंग्रेंट होंगी, बराबर होंगी। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि जितनी लेंथ मेरे फर्स्ट वाली कोड की थी वो 10 मीटर थी, उतनी लेंथ क्या होगी, सेकंड कोड की होगी। इसलिए हमने ये बात लिख दी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट कोड कितनी है, 10 मीटर, देयरफॉर लिहाजा जो लेंथ ऑफ अदर कोड है, दूसरी कोड है, उसकी लेंथ भी कितनी होगी, 10 मीटर ही होगी। और यही हमारा जवाब है, यही हमने बताना था कि दूसरी कोड की लेंथ कितनी होगी। क्लियर हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बस ये थ्योरम कहाँ पे लिखा हुआ है अब मैं वो दिखा देता हूँ बुक पर। ये है जी, इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट देन कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल, अगर दो आर्क आपस में कंग्रेंट हो जाए तो उनके मुताबिक उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो कोड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ये मैंने बुक से भी बता दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ जी, इन अ सर्कुलर फाउंटेन, मतलब फाउंटेन आपको पता है वो फुवारा होता है जहां से पानी निकलता है। तो सर्कुलर वे में आपके पास फाउंटेन लगे हैं। टू वाटर जेट्स आर इंस्टॉल्ड सच दैट दे स्प्रे वाटर अलोंग आर्क ऑफ इक्वल लेंथ। मान ले कि आपके पास दो स्प्रे करने वाले जेट आपने लगा दिए पानी के, एक यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया। अब ये स्प्रे करेगा बिल्कुल सीधी लाइन में, तो यहाँ से बिल्कुल सीधा ये चले गए, और ये भी बिल्कुल सीधी लाइन में कर रहा है तो ये भी सीधी लाइन में आ गया। अब ये जो कर रहा है इसको, ये कोड बन गई ना एक सर्कल में, ये क्या बन गई, कोड बन गई। इस कोड को उसने पी और क्यू का नाम दिया हुआ है, ये पी हो गया और इसे आप क्यू कह दें। क्लियर। और इसकी जो लेंथ है वो उसने बता दिया 12 मीटर है, तो ये 12 मीटर लेंथ पे स्प्रे कर रहा है। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कोड आर एस, आपने बताना है कि इसके सामने जो दूसरी कोड बन रही है आर और एस, इसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। कवर्ड बाय द सेकंड जेट स्प्रेइंग आर्क आर एस, और मतलब यहाँ पे जो सेकंड जेट लगाया था वो स्प्रे कर रहा है वो आर एस वाली लाइन के मुताबिक कर रहा है। व्हाट इज द कंग्रेंट, व्हाट इज द कंग्रेंट टू द आर्क पी क्यू, विच इज कंग्रेंट टू आर्क पी क्यू, वो कह रहा है कि आर्क ये जो पी और क्यू वाली आर्क है ना, ये वाली, इसके कंग्रेंट कौन सी आर्क होगी, ये चीज वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दो बातें आपने बतानी है, तो ये बताना है इसकी लेंथ क्या हो, ये भी बता देना कि मतलब पी क्यू आर के कंग्रेंट कौन सी आर्क होगी। तो बड़ा ही आसान काम है, पहले तो मैं लिख लेता हूँ जो चीजें हमें पता है। उसने हमें ये बता दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस दोनों आपस में बराबर है, ये उसने खुद बताया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर, इफ अ सर्कुलर फाउंटेन टू वाटर जेट्स आर इंस्टॉल्ड सच दैट दे स्प्रे अलोंग आर्क ऑफ इक्वल लेंथ,
कि दो आर्कें हैं जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है। तो एक आर्क कौन सी थी, पी से लेकर क्यू तक, और दूसरी आर्क थी आर से लेकर एस तक। और ये चूंकि आर्क है तो इनके ऊपर हम इस तरीके से आर्क वाला सिंबल बनाएंगे। तो दोनों आर्क आपस में इक्वल हैं, एक ये चीज उसने हमें बता दी थी। उसके बाद उसने बता दिया कि पहले वाली जो कोड थी वो कितनी थी, 12 मीटर, तो दूसरे वाली जो कोड थी उसकी लेंथ क्या होगी। तो हम ये पीछे थ्योरम में कर चुके हैं कि अगर आपके पास दो कोड्स आपस में, दो आर्क आपस में बराबर हैं, तो दोनों आर्क के साथ जो कोरस्पॉन्डिंग जो कोड्स बनती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, यही थ्योरम था, इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर किसी सर्कल की दो आर्क आपस में कंग्रेंट है, जैसे कि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क आपस में कंग्रेंट है, उसने दिया हुआ ये, तो लिहाजा इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो कोड्स होंगी, जैसे कि इस वाली आर्क की कोरस्पॉन्डिंग ये वाली कोड है और इस वाली आर्क की कोरस्पॉन्डिंग ये वाली कोड है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी। तो लिहाजा जैसा कि हमारे पास जो कोड थी पी से क्यू तक, ये अब कोड की बात कर रहा हूँ तो सीधी लाइन आएगी, पी क्यू और आर एस, ये दोनों कोड्स आपस में बराबर हैं। और एक कोड की वैल्यू मुझे पता है पी क्यू की, वो कितनी है, 12 मीटर है। तो पी क्यू कितना है, 12 मीटर है। तो लिहाजा अगर पी क्यू 12 मीटर है तो आर एस भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। सो हमारे पास जो आर एस है वो भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। यही हमारा जवाब है, यही हमें बताना था। अच्छा, ये जो चीज थी ना एंड पे, उसने ये पूछा नहीं हुआ था कि कंग्रेंट कौन होगा पी क्यू के, बेसिकली ये वो हमें बता रहा है कि जो आर एस है, आर से एस वाली जो आर है वो पी क्यू वाली आर के बराबर है। तो ये बात उसने ऊपर भी बताई थी, यहाँ पे फिर से उसने रिपीट कर दी, आर एस विच इज कंग्रेंट टू पी क्यू, मतलब आर एस किसके कंग्रेंट है, पी क्यू के। तो ये ऊपर भी वैसे उसने बता दी थी, यहाँ पर अब दोबारा बता दी, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमें बेसिकली सिर्फ यही बताना था कि आर एस की कितनी लेंथ होगी, वो हम बता चुके हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपका। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ जी, इन अ सर्कुलर पार्क, एक पार्क है गोल शक्ल की, टू वॉकवेज एंड आर बोथ स्ट्रेट पाथ, यानी कि कोर्स, मतलब उसमें चलने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और मान लीजिए एक ये रास्ता है, और उसके मुताबिक उसने बता दिया कि स्ट्रेट पाथ है, कोड्स हैं ऑफ लेंथ, और ये भी चीज बोथ स्ट्रेट पाथ कोड्स ऑफ लेंथ 14 मीटर के, दोनों सीधे हैं और दोनों की लेंथ 14 मीटर है। ये भी 14 मीटर है और ये भी 14 मीटर है। तो बेसिकली वो बता चुका है कि दोनों आपस में बराबर है। आगे वो कहता है व्हाट कैन बी सेड अबाउट द माइनर आर्क सबटेंडेड बाय दीज वाकवेज। आपने इनकी जो माइनर आर्क्स है, जैसे कि इस वाली की वजह से जो आर्क बन रही है वो ये है, और दूसरे वाले की वजह से जो आर्क बन रही है वो ये वाली आर्क है, आप इनके बारे में क्या कहेंगे। सिंपल सी बात है कि जब कोड्स आपस में बराबर हो जाती है ना, तो उनकी माइनर आर्क भी आपस में बराबर होती है, मेजर भी बराबर होती है, माइनर भी बराबर होती है। तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, या कह लें कि कंग्रेंट होंगी। इसी बात को जरा हम तरीके से लिख देते हैं। सबसे पहले कि हम इन कोड्स के नाम रख देते हैं ना, इसको ए कह दें, इससे बी कह दें, उसी के मुताबिक कि लेंथ ऑफ कोड ए बी 14 मीटर। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास सी डी, इसे सी और डी कह लें। तो लेंथ ऑफ कोड सी डी वो है 14 मीटर। अब जैसा कि उसने हमें बता दिया हुआ है कि दोनों की लेंथ क्या है, आपस में बराबर है, सी ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं, हम अपना यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर किसी सर्कल की दो कोड्स आपस में कंग्रेंट हो जाए, जैसे ये वाली कोड और ये वाली कोड आपस में कंग्रेंट है, बराबर है, तो इनके मुताबिक जो आपकी आर्क है ना वो भी बराबर होगी। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क आर कंग्रेंट, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगी, कंग्रेंट होंगी। अब ये थ्योरम बुक में लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये रहा आपका थ्योरम 8.1.7 है और पेज नंबर देख लें 151 पर है। वही चीज के इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर सर्कल की दो कोड्स आपस में कंग्रेंट है, यानी कि अगर ये और ये आपस में बराबर है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर आर्क आर कंग्रेंट, तो इनके मुताबिक चाहे आप मेजर वाली आर्क को देख लें, ये भी आपस में बराबर होंगी, या अगर आप माइनर वाली आर्क को देखेंगे तो वो भी आपस में बराबर होंगी। तो ये वो थ्योरम है जो हमने यूज किया है। तो लिहाजा हम इसी को इस्तेमाल करते हुए ये बात कर सकते हैं कि द माइनर आर्क सबटेंडेड बाय द कोड ए बी एंड सी डी, के ए बी और सी डी की वजह से जो माइनर आर्क बन रही है वो क्या है, आपस में कंग्रेंट है, आपस में वो
कंग्रेंट बराबर होंगी। और यही आपका जवाब है, यही हमें उसे बताना था। तो उम्मीद है आप समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि इन टू कंग्रेंट सर्कुलर क्लॉक्स, क्या आपके पास दो सर्कुलर क्लॉक्स हैं और दोनों कंग्रेंट है, बराबर हैं। द मिनट हैंड पॉइंट्स फ्रॉम सेंटर टू दी 3 ऑन बोथ, के मिनट वाला जो पॉइंट जो हैंड होता है, जो सुई होती है, वो 3 की तरफ है। 3 आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 3 आ गया इधर भी और इधर भी, ठीक है। 3 की तरफ पॉइंट है आपका मिनट वाला हैंड। आगे वो कहता है एंड डेकोरेटिव स्ट्रिंग कनेक्ट 3 to 9 ऑन बोथ क्लॉक, और एक डेकोरेटिव स्ट्रिंग है, रस्सी है, जो कि 3 को किसके साथ मिला रही है, 9 के साथ। तो ये डेकोरेटिव स्ट्रिंग है जो कि 3 को 9 के साथ मिला रही है। हम इसको यूं बना लेते हैं कि डेकोरेटिव स्ट्रिंग जो है यहाँ से बेसिकली आएगी इधर, और यहाँ पे क्या मौजूद है, 9 मौजूद है। क्लियर। तो यहाँ से भी डेकोरेटिव जो स्ट्रिंग है वो इधर से 9 तक आ जाएगी। ओके। आगे वो कहता है एंड डेकोरेटिव स्ट्रिंग कनेक्ट 3 to 9, डेकोरेटिव स्ट्रिंग जो है वो 3 को 9 से कनेक्ट करिए ऑन बोथ क्लॉक, दोनों घड़ियों के ऊपर। आर दी आर्क फ्रॉम 3 to 9 ऑन बोथ क्लॉक आर कंग्रेंट, कि दोनों घड़ियों के ऊपर जो आर्क बन रही है इस लाइन की वजह से, क्या वो आर्क कंग्रेंट होगी, चाहे वो ऊपर वाली आर्क की बात कर लें आप या नीचे वाली आर्क की बात कर लें। आपने बताना है कि क्या ये दोनों आर्कें बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो बेसिकली ये बराबर होंगी। उसकी क्या रीजन है, देखिए 3 और 9 दोनों के बीच में लाइन बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट होती है, और सीधी लाइन जो एंगल बनाती है वो कितना बनाती है, 180 डिग्री। तो ये वाली जो हमारे पास बेसिकली क्या बनेगी, कोड बनेगी ना। तो ये जो कोड है ये कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री। ये भी कितना बना रही है, 180 डिग्री। जब एंगल ही सेम बन रहा हो कोड की वजह से, तो उस कोड के कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है फिर वो भी बराबर होती हैं। तो ऊपर वाली आर्क की बात कर लें या नीचे वाली कर लें, दोनों आपस में कंग्रेंट होंगी। अब इन्हीं बातों को हमने यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले सिंस जैसा कि दी टू क्लॉक्स आर कंग्रेंट, दोनों क्लॉक कंग्रेंट है, सर्कल्स भी कंग्रेंट है। दी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट 3 and 9 आर इन दी सेम पोजीशन ऑन बोथ क्लॉक, तो 3 और 9 दोनों घड़ियों के अंदर सेम पोजीशन पर होते हैं। उसके बाद द आर्क फ्रॉम 3 to 9 सबटेंडेड इक्वल सेंट्रल एंगल 180 डिग्री, के 3 से 9 के बीच में जो हमारे पास आर्क है, 3 से 9 के बीच में ये जो आर्क है हमारे पास, ये क्या कर रही है, ये इक्वल एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है। लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं यस दी आर्क आर कंग्रेंट, तो दोनों आर्क क्या है, आपस में कंग्रेंट है। सिंपल। तो ये इतनी सी बात थी, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी के साथ आपकी ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और हमारे जो थ्योरम थे वो भी हमने साथ साथ सारे कवर कर लिए हैं। लेकिन एक बार हम बुक पर देख लेते हैं, शायद कोई चीज़ हमें ऐसी हो जो हमने नहीं पढ़ी, तो हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो पहला थ्योरम हमारा ये था 8.1.6, ये हम कर चुके हैं कि अगर दो आर्क ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट देन कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल, कि अगर दो आर्क बराबर हैं तो उनके मुताबिक कोड्स भी बराबर होंगे। मतलब ये वाली अगर आर्क बराबर है तो इनके सामने बनने वाली कोड्स भी बराबर होंगी। तो ये चीज़ हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट भी कर चुके हैं, देखिए टिक लगा हुआ, तो मतलब मैंने पढ़ाते हुए समझा दिया था। इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर कोई दो सर्कल हैं उनकी कोड्स आपस में कंग्रेंट है, मतलब ये वाली कोड इस वाली कोड के बराबर है, देन देयर आर्क आर कंग्रेंट, तो इन कोड्स की आर्क भी आपस में बराबर होंगी। ये वाली आर्क भी बराबर होगी और ऊपर वाली आर्क है वो भी आपस में बराबर होगी। और यही हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरम, ये भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब एक सर्कल के अंदर अगर ये कोड है और ये कोड है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों की वजह से जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो एंगल भी बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, और ये कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन दी कोड्स आर इक्वल, मतलब उसका थोड़ा रेसिप्रोकल उसने बताया। वो कहता है कि अगर दो कोड्स हैं और दोनों का एंगल आपस में बराबर है, मतलब दोनों कोड्स की वजह से जो एंगल बन रहा है वो बराबर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों कोड्स भी आपस में बराबर होंगे। पहले वाले में कहा था अगर कोड्स बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, अब वो कह रहा है अगर एंगल बराबर है तो कोड्स भी आपस में बराबर होंगे। तो ये भी हमने कर लिया।
बस यही था, आगे आपकी एक्सरसाइज है जिसे हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इशू आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनकी स्टेटमेंट्स को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।